हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के सेशन में हम लेके आए हैं एग्जाम एंटीबायोटिक का जो शॉर्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको, और उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाने आज हम जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सभी एनर्जी से देखिएगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस 2024 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 64 तक करवा दिए थे। आप 65 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, जिसको कहते हैं कि कहते हैं ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 65 है, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, इन दोनों का जो है, इन दोनों का आप लेक्चर जो है, लेक्चर उसको चैप्टर 16 में देख लीजिएगा। तो चैप्टर 16 यानी इन्वायरमेंटल इशू को देखिएगा। उसमें आपको बताया गया एयर पोल्यूशन के बाद ही बताया है कि वाटर पोल्यूशन क्या है, साउंड पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है। तो 65 को आप चैप्टर 16 के सेशन में देख लीजिएगा। चैनल बना हुआ है, चैप्टर 16 में आप देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कॉपी में नहीं, आपको कॉपी में नहीं देखना है, ये इसका वीडियो हम आपको बनाए हुए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 66 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन जो है, ट्रॉपिक में जैव विविधता अधिक क्यों पाई जाती है। ये पूछा जाता है कि ट्रॉपिक्स में जैव विविधता, या इसी को कहते हैं जाति विविधता, जाति विविधता क्यों पाई जाती है। कहा जाता है कि ट्रॉपिक्स में जैव विविधता या जाति विविधता सबसे अधिक क्यों पाई जाती है, यानी कि ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन ट्रॉपिक्स एरिया। तो जितने भी ट्रॉपिक क्षेत्र होते हैं वहां पर जैव विविधता या जाति विविधता सबसे ज्यादा क्यों पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहते हैं कि इसका आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देखेंगे। ट्रॉपिक्स में जैव विविधता या जाति विविधता जाति विविधता क्यों ज्यादा पाई जाती है, तो इसका आंसर हम लोग अब देखेंगे। कहते हैं कि इकोलॉजिस्ट, यानी कि इकोलॉजिस्ट एवं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, तो कहते हैं कि इकोलॉजिस्ट एवं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने ट्रॉपिक्स में जैव विविधता अधिक होने का 3 कारण बताया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने 3 हाइपोथेसिस दिया, 3 हाइपोथेसिस दिया है, यानी कि 3 कारण बताया जिसके वजह से आज के डेट में हम कहते हैं कि उसमें वहां पर ट्रॉपिक्स में जैव विविधता इतना ज्यादा क्यों होता है। तो कहते हैं ट्रॉपिक्स में जैव विविधता सबसे ज्यादा क्यों होता है, उसके 3 कारण हैं। और ये 3 कारण इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी के विशेषज्ञ और विकास यानी कि एवोल्यूशन के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने इसके पीछे 3 कारण बताया। तो जिसको हम लोग 3 हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इन 3 कारणों को हम लोग 3 हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो प्रश्न यदि क्वेश्चन में आ जाए कि ट्रॉपिक्स में जैव विविधता सबसे अधिक क्यों पाई जाती है, इसके लिए 3 हाइपोथेसिस के बारे में लिखे, तो 3 हाइपोथेसिस आने के बाद घबराना नहीं है, 3 कारण को ही हम लोग 3 हाइपोथेसिस कहते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहला कारण क्या है, जाति निर्माण, यानी कि जाति निर्माण जो होती है वहां पर ज्यादा होती है, स्पेसिएशन वहां ज्यादा है।
यानी स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जाति निर्माण वहां पर ज्यादा होती है। कहाँ? ट्रॉपिक्स में। दूसरी बात यह है कि ट्रॉपिक्स में क्या होता है कि लेस सीजनल होता है, यानी कि यहां पर क्या होता है, लेस सीजनल, सीजनल यानी कि वातावरण जो होता है, वातावरण नियत होते हैं। यानी वहां पर क्या होता है कि लेस सीजनल होता है, यानी ट्रॉपिक्स एरिया जो होता है वो लेस सीजनल होता है, वहां सीजन चेंज नहीं होता है, यानी वहां का इन्वायरमेंट क्या होता है, कांस्टेंट नियत रहता है। तीसरा कारण लिखना है कि अधिक सौर ऊर्जा, अधिक सौर ऊर्जा यानी कि मोर सोलर एनर्जी, यानी कि मोर सोलर एनर्जी, अधिक सौर ऊर्जा वहां पर जो है कि पर्याप्त रहता है। और अधिक सौर ऊर्जा होने के कारण, अधिक सौर ऊर्जा होने के कारण वहां का जो उत्पादकता दर है, उत्पादकता दर भी क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि अधिक सौर ऊर्जा वहां पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिससे उत्पादकता दर यानी प्रोडक्टिविटी रेट क्या होगा, मैक्सिमम होता है। तो इन सभी कारणों से या इन सभी हाइपोथेसिस के वजह से ही ट्रॉपिक्स में जैव विविधता अधिक मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी आपको इंडिकेट करता है अमेजोनियन फॉरेन फॉरेस्ट, आप देखे होंगे वहां पर देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 आपको जो है कि करवा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 65 आपको चैप्टर 6 के सेशन, आप जो है सानिया बायोलॉजी क्लासेस चैनल 2.0 को जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे या खोलेंगे तो वहां पर इन्वायरमेंटल इशू एक जो है कि चैप्टर 16 बन जाएगा, उसको आप दबाइएगा तो सेकेंड लेक्चर इन्वायरमेंटल इशू का आप देखिएगा, तो उसमें आपको सॉइल पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। चलिए तो 65 क्वेश्चन आप यहां से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए तो 66 क्वेश्चन हो गया, 65 भी आप कर लेंगे। अब हम 67 देखेंगे। तो 67 क्वेश्चंस क्या कहता है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि वायु परागित या कीट परागित पुष्प में अनुकूलन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायु परागित पुष्प में क्या अनुकूलन होता है, अनुकूलन होता है। फिर देखेंगे हम लोग कीट परागित पुष्प में अनुकूलन, कीट परागित पुष्प में क्या अनुकूलन है, वायु परागित और कीट परागित पुष्प में क्या अनुकूलन है। यानी इसको हम लोग कहते हैं एंटेमोफाइलस, एंटेमोफाइलस फ्लावर, यानी एंटेमोफाइलस में क्या अनुकूलन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफाइलस फ्लावर। तो कहा जाता है कि एनिमोफाइलस फ्लावर और एंटेमोफाइलस फ्लावर में क्या क्या विशेषताएं होती है जिससे वो वायु परागण कर पाता है और जिससे वो कीट परागण कर पाता है। इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे। तो कहते हैं कि इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है, जो जिस पौधे का पुष्प वायु परागण करेगा उसमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला क्या है कि परागकण जो होता है, परागकण छोटा होगा, हल्का होगा और क्या होगा, शुष्क होगा, यानी कि सूखा होगा। परागकण छोटा, हल्का, शुष्क होता है, शुष्क होता है। यानी परागकण आपका क्या होगा, छोटा होता है, हल्का होता है और क्या होता है, शुष्क होता है। दूसरा, पुष्प में फ्रेग्रेंस नहीं होते हैं, फ्रेग्रेंस नहीं होते हैं। फ्रेग्रेंस का मतलब समझते नहीं, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है पुष्प में महक नहीं होती है। तीसरा क्या है कि पुष्प रंगहीन होते हैं, यानी इसका कलर नहीं होता, रंगहीन होते हैं। तीसरा अगला विशेषता है कि स्टिग्मा जो होता है, वर्तिका जिसको कहते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, यानी परागकण का जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा फीदरी होता है। क्या होता है, फीदरी। स्टिग्मा जो होता है वो फीदरी होता है, यानी कह सकते हैं फीदरी, यानी कि बर्ड्स यानी पक्षी के पंख की तरह होता है फीदरी। मक्का वगैरह देखिएगा स्टिग्मा फीदरी होता है, मक्का का, मेज प्लांट का। चलिए तो फीदरी होता है। इस सभी पॉइंट को आप क्या करना है, कवर करना है। फीदरी बोले या फिर इसको हेरी बोले, यानी रोम युक्त होते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ कवर करेगा। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ कवर करेगा, ये फ्रेग्रेंस नहीं होते हैं।
और ये सूखा होता है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी कवर कर सकता है। चलिए अब कीट परागित पुष्प में अनुकूलन को देखना है क्या होता है। एक चीज और इसमें हम लोग कहेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स को अगर आपको देने के मन करे तो मेज दे सकते हैं, मेज हो गया, राइस प्लांट हो गया, ये सभी जो है कि वायु परागित पुष्प के अनुकूलन को दिखाता है। कीट परागित में क्या है, सबसे पहला बात है कि इसमें नेक्टर ग्लैंड होता है, नेक्टर ग्रंथि इसमें होती है, नेक्टर ग्रंथि पाई जाती है, ये पहला विशेषता है, अनुकूलन है इसका कीट परागन का। दूसरा, पुष्प में फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस होती है, यानी पुष्प जो होता है महक यानी खुशबूदार होता है, इसमें महक होती है, पुष्प में फ्रेग्रेंस होती है और नेक्टर ग्रंथि इसमें पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव लाइन है। तीसरा है कि पुष्प बड़े आकार के होते हैं, पुष्प बड़े आकार यानी पुष्प का जो साइज होगा पुष्प बड़े आकार के एवं आकर्षक होते हैं, यानी आकर्षक होते हैं, यानी रंगीन होता है तो ये आकर्षक होगा ही होगा। बस तीन ही विशेषता, तीन अनुकूलन आपको क्या करना है इसमें लिखना है और इसमें आपको इतना अनुकूलन लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 67 को एक बार रिपीट कर देते हैं इसके आंसर को कि वायु परागित पुष्प में अनुकूलन अगर पूछेगा तो जवाब देना है कि इसमें निम्न अनुकूलन है। पहला, परागकण छोटा हल्का शुष्क होता है, पुष्प में फ्रेग्रेंस यानी कि महक यानी खुशबू नहीं होती है, पुष्प का रंग, पुष्प रंगहीन होते हैं, कलरलेस, स्टिग्मा फिजरी यानी रोम युक्त होता है या पंख युक्त होता है, एग्जाम्पल मेज और राइस। कीट परागित पुष्प में अनुकूलन कहते हैं इसमें नेक्टर भर भर के मिलेगा, नेक्टर ग्रंथि पाई जाती है, पुष्प में फ्रेग्रेंस होती है, महकेगा ये फूल, ये बड़े आकार का होगा और आकर्षक होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 67 कर दिए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 है एग्जाम एंटीबायोटिक से आपका, पैथोजन्स क्या होते हैं। पैथोजन, पैथोजन को हम लोग रोगजनक कहते हैं, रोगजनक। ये 2009 में क्वेश्चंस को पूछा गया था कि पैथोजन्स क्या होते हैं। चलिए तो कहते हैं कि पैथोजन्स क्या है कि वह कारक जो रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, वह कारक जो रोग उत्पन्न करता है रोग जनक कहलाता है, रोग जनक कहलाता है ना, इस तरह से। अब इसका एग्जाम्पल्स अगर देंगे तो हम दे सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स है जैसे कि प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, तो ये प्लाज्मोडियम हमारा पैथोजन हुआ। दूसरा, उचरेरिया क्या करता है, फाइलेरिया उत्पन्न करता है, फाइलेरिया, तो ये हमारा पैथोजन्स हो गया। तो उचरेरिया हो गया पैथोजन, प्लाज्मोडियम हो गया पैथोजन्स, और ये सभी बीमारी हो गए, और जो बीमारी उत्पन्न करता है उसी को पैथोजन्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दूसरा है इसी में स्प्लिट जीन क्या है, स्प्लिट जीन क्या है, कहते हैं कि ये चैप्टर 8 से क्वेश्चन है और ये चैप्टर 6 से, जिसका नाम है स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन क्या है, चलिए तो स्प्लिट जीन को डील करते हैं। आप देखे होंगे जनरली ट्रांसक्रिप्शन में आपको बताया गया होगा कि एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन में, स्प्लिसिंग होता है, उसके बाद एडिशन होता है, उसके बाद आप देखे होंगे कि स्प्लिसिंग जो होते हैं उसमें क्या होता है कि इंट्रोन जो होता है वो भागता है, इंट्रोन क्या करता है mRNA पर से भागता है, इंट्रोन भागता है, और एक्सोन क्या करता है उस पर रहता है। तो इंट्रोन जब भागेगा और एक्सोन रहेगा तो एक्सोन क्या होता है क्रियात्मक, और इंट्रोन क्या होता है ये इंट्रोन क्या होता है अक्रियात्मक, नॉन फंक्शनल, और एक्सोन क्या होता है फंक्शनल। तो कहते हैं कि शार्प और रॉबर्ट दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने स्प्लिट जीन का पता लगाया, और इन्हें 1993 में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा चीज है, देखिएगा। कहते हैं कि वह जीन जिसमें क्रियात्मक एवं अक्रियात्मक, वह जीन जिसमें क्रियात्मक भाग होता है उसे
स्प्लिट जीन कहते हैं, स्प्लिट जीन कहते हैं। सिंपल। अब कहते हैं स्प्लिट जीन के बारे में चर्चा करेंगे तो कहा जाता है कि जो क्रियात्मक भाग जो होते हैं उसको कहा जाता है एक्सॉन। जो ओ क्रियात्मक भाग होता है जिसको कहते हैं नॉन फंक्शनल, ओ क्रियात्मक भाग को कहा जाता है इंट्रॉन। क्या कहा जाता है? इंट्रॉन। तो कहते हैं कि इसका जो खोज है वो शार्प एवं रॉबर्ट ने किया था। शार्प और रॉबर्ट ने। तो कहते हैं कि शार्प और रॉबर्ट को 1993 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1993 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते, शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन है बहुत बड़ा जवाब, कि वह जीन जिसमें क्रियात्मक एवं अक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, क्रियात्मक एवं अक्रियात्मक भाग होते हैं उसे स्प्लिट जीन कहते हैं। कहते हैं क्रियात्मक भाग को कहा गया है एक्सॉन, यानी कि फंक्शनल भाग को कहा गया है एक्सॉन, नॉन फंक्शनल यानी वो क्रियात्मक भाग को कहा गया इंट्रॉन। अब कहते हैं इसका जो खोज है वो शार्प और रॉबर्ट ने किया था 1993 में। खुश होकर के बायोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित कर दिया। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में 68 में एक और क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस क्या होता है। मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस तो कहते हैं कि मेटास्टेसिस क्या है? तो कहा जाता है कि यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर, कहा जाता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर उत्पत्ति स्थल से लेकर शरीर के अन्य ऊतक को प्रभावित करता है तो इस स्थिति को मेटास्टेसिस कहते हैं। कहते हैं कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो काफी डेंजरस होता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है? उत्पत्ति स्थल से, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है उत्पत्ति स्थल से लेकर के शरीर के अन्य ऊतक यानी अन्य अंग को भी प्रभावित करता है। तो इस स्थिति को कहा जाता है मेटास्टेसिस। कहा जाता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस की प्रमुख विशेषता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति में मैलिग्नेंट ट्यूमर बना है तो वो मेटास्टेटिक स्टेज में चला जाएगा, जिसे कैंसर का सेकेंड स्टेज कहा जाता है। सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर कहा जाता है। और इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तय है ना, बचाया नहीं जा सकता। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 68 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 69 है, उसको हम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 69 क्या कहता है? कह रहा है कि सी ओनक या प्रोटो ओनकोजीन है ना। और इसी में एक क्वेश्चन है कि घरेलू बहित मल के संघटक यानी कि कंपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, ये पूछा जा रहा है। तो कहते हैं पहला नंबर तो हम लोग को इस सी ओन क्या है? तो सेलुलर ओनकोजीन, और इसका नाम है तो कहते हैं सेलुलर ओनकोजीन को हम लोग प्रोटो ओनकोजीन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ 2 है, 3 नहीं है, ये इसका अथवा में नाम लिखा हुआ है। और ये घरेलू बहित मल के संगठक। तो क्वेश्चन नंबर 69 जो एग्जाम एंटीबायोटिक से लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से घरेलू बहित मल के संगठक को आपको जो है ये चैप्टर 16 के वीडियो में देखिएगा, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे वाटर पॉल्यूशन।
तो जल प्रदूषण जहां पर आपको बताए थे और जहां पर आपको बीओडी बताए हैं, नदी के जल को प्रभावित करता है बहित मल जो बताए, वहीं पर बताया गया है चैप्टर 16 में घरेलू बहित मल के संगठक को बताया गया है। तो घरेलू बहित मल के संगठक जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको चैप्टर 16 के वीडियो से मिल जाएगा। देख सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, और उसको सब्सक्राइब करने के बाद जो है चैप्टर 16 का वीडियो आप देखिएगा, वहां पर इन्वायरमेंटल इशू करके आएगा और वहां से आप उसको क्लिक करके घरेलू बहित मल को देख सकते हैं। कहाँ? तो यह थर्ड वीडियो होगा, यानी चैप्टर 16 जो है थर्ड क्लास में, थर्ड सेशन में आपको मिलेगा वाटर पॉल्यूशन के साथ। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 69 में करवाने वाले हैं केवल सी ऑन की या प्रोटोन को जीन, ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 16 में। ओके चलिए, तो हम इसको करवाएंगे केवल प्रोटोन को जीन। यह एक विशेष प्रकार का जीन है जो कैंसर उत्पन्न करने में भाग लेता है। क्लियर है? अब कहते हैं कि ये जो प्रोटोओन्कोजीन जो है ये निष्क्रिय है। कैंसर के लिए इसको निष्क्रिय माना जाता है, ये हमारे शरीर में होता है, और जब तक लिए हमारे शरीर में प्रोटोओन्कोजीन है तो हमारे अंदर कैंसर डेवलप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये ओन्कोजीन हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कैंसर जीन, और इसको क्या बोलते हैं? नन कैंसर। यानी ये कैंसर अवस्था में हमारे शरीर में जब तक ले हमारी कोशिका में प्रोटोओन्कोजीन है तब तक ले हम अपने शरीर को जो है कैंसर के प्रति निष्क्रिय मानते हैं, यानी कैंसर हमें नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमारा ये प्रोटोओन्कोजीन बदल जाता है किसमें? ओन्कोजीन में, तो हमारे शरीर में ये कैंसर जीन के नाम से जाना जाता है। अब प्रोटोओन्कोजीन से ओन्कोजीन का सफर कैसे तय होता है? तो कहते हैं इसमें बहुत सारे एजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं कैंसर कारक यानी कार्सिनोजन। कहते शरीर में जब कार्सिनोजन एंट्री करता है तो हमारा ये प्रोटोओन्कोजीन क्या करता है? कन्वर्ट हो जाता है ओन्कोजीन में, और ओन्कोजीन जैसे ही बदला तो हमारे कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और वो कोशिकाएं क्या करती है? असमान समसूत्री विभाजन करके क्या करता है? गांठ बनाता है, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। और वही ट्यूमर क्या करता है? शरीर के एक स्थान पर रहा तो बेंगाइन ट्यूमर हुआ, और वही ट्यूमर अगर मान लीजिए शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में माइग्रेट होने लगेगा, पर यानी ट्रांसफर होने लगेगा, विभिन्न अंगों के ऊतकों को क्षति पहुंचाने लगेगा, तो उसको कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमारे पास केवल ये क्वेश्चन का मतलब समझिए, प्रोटोओन्कोजीन क्या है? तो यह एक विशेष प्रकार का जीन है जो कैंसर उत्पन्न करने में भाग लेता है, यानी यही बाद में कैंसर जीन में बदल जाता है। बस इतना ही इसमें लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए ठीक, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 69 टोटल। आप देखिए, टोटल जितने भी एग्जाम एंटीबायोटिक सेशन में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन था वो सब हम कंप्लीट करवा दिए, और जहां जहां मैंने बोला कि चैप्टर 16 वाले वीडियो को देखिए, तो एग्जाम एंटीबायोटिक के शॉर्ट क्वेश्चन जो कुछ है वो आपको चैप्टर 16 वाले वीडियो से मिल जाएगा। तो उसको आप देखने का जरूर देखना है, निश्चित देखना है, क्योंकि एग्जाम आपका 1 फरवरी को, उस पर ध्यान दीजिएगा, यानी केयरलेस नहीं होना, उसको एक बार देख लेना। यानी आपको जो क्वेश्चंस करवाया जा रहा है एग्जाम एंटीबायोटिक के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो करवाया गया, ये सब चीज आपके कॉपी में पढ़ाया हुआ है, क्लास में आपका जो है रेगुलर क्लास में आपको बताया गया है। केवल हम जो है एक प्रयास कर रहे हैं, एक कह सकते हैं कि एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या कह सकते हैं कि आपके ब्रेन में किसी प्रकार का कह सकते हैं कि हैवी क्वेश्चंस का प्रेशर ना हो, इसको आसान करने के लिए हम जो है एक सेशन लेके आए हुए हैं हम अपने चैनल के द्वारा आपको बता रहे हैं। तो इस सेशन में आपको केवल रिवाइज करवाया जा रहा है, इसको रटना नहीं है किसी प्रश्न को। एक बार वीडियो को देखना है, 2 बार देखना है, पाउज करके देखना है या रिवाइंड करके देखना है,
बस देखना केवल है, आपका अपडेट होते चले जाइए, रटना नहीं है। और कॉपी पेन लेकर के जो है उसको नोट करना है, जो बढ़िया पॉइंट लगे उसको नोट कीजिए। जैसे एसिड रेन में हमने कुछ पॉइंट को नोट करवाया, उसके बाद बीओडी में डफनिया वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट टर्म था उसको नोट करवाया। जो फेयर कॉपी लेके बैठना है और एक ब्लैंक कॉपी लेके बैठना है, तो फेयर कॉपी को भी मिलाना है, जहां कुछ नया पॉइंट हमने बताया है यहाँ तो आपको उसमें नोट कर लेना, वहां एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस आपका होगा। तो कह सकते हैं कि चलिए एक अच्छी ऊर्जा आपके अंदर हो, ये हमारे तरफ से आपके लिए जो है कह सकते हैं कि बहुत ही कोशिश है, छोटी सी कोशिश है कि आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा हम भर दें बायोलॉजी का, जो 1 फरवरी को एक एक करके सबके शरीर से वहां निकले, हर एक क्वेश्चंस को डील कर सके। चलिए, तो हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, नेक्स्ट सेशन लेके आ रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको करवाया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है एड्स, यानी एड्स क्या है। तो एड्स जो है कि आपको बताया जाएगा। एड्स 2009 में और 2018 में, ये दोनों साल में पूछा गया था कि एड्स क्या है। ठीक है, चलिए, तो एड्स का सेशन हम लेके आ रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन अभी से स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कल तक आपका खत्म भी हो जाएगा। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल से 27 क्वेश्चन, उसमें से छाट करके हम 24 या 23 करेंगे, या कह सकते हैं 20 ही क्वेश्चन लॉन्ग करेंगे, उतना ही आपको याद करवाएंगे, ज्यादा याद नहीं करवाएंगे। उसके बाद आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऑब्जेक्टिव के जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो हम लेके नहीं आए हैं लाइव। तो इसके लिए जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि हमें जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि चिंता है आपके लिए। तो कल हम आपके लिए जो है कि लेकर के आएंगे 5:30 बजे जो है शाम में, 5:30 बजे शाम से लाइव क्लास लेकर आएंगे ब्रह्मास्त्र का, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होगा और सारे ऑब्जेक्टिव आपको एक एक करके करवाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए आप जो है कि कह सकते हैं कि कवर कीजिए और मेहनत करते रहिए। और यहाँ एड्स देखिए किस तरह से आपको बताया जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन का आंसर एड्स। सबसे पहले एड्स जो होता है इसके बारे में पहले हम क्या करेंगे, इसके फुल फॉर्म को देखेंगे। तो कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। कि एड्स क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यानी इसको अगर हम मान लिया जाए हिंदी में लिखें तो उपार्जित प्रतिरक्षा डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको कहा जाएगा, है ना। इसको क्या कहा जाएगा, तो उपार्जित प्रतिरक्षा डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको कहा जाएगा, इसको हिंदी में। अब कहते ये है क्या, तो यह एक इम्यूनो डिफिशियंसी रोग है। अब कहते हैं कि ये किससे होता है, ये सब चीज को जानेंगे। तो कहा जाता है सबसे पहले इसका हम लोग देख लेंगे, इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। डिफाइन हो गया, अब इसका हिस्ट्री देखेंगे। तो कहते हैं कि सबसे पहले 1981 में जो है एड्स का पता चला। एड्स का पता जो है 1981 में चला। और कहाँ पर चला, तो अमेरिका में कहाँ चला पता, तो होमोसेक्सुअल में पता चला। होमोसेक्सुअल कौन, मेल में, यानी होमोसेक्सुअल मेल में। अब ये होमोसेक्सुअल कहाँ का था, तो एटलांटा का था। तो कहते हैं अमेरिका में जो एटलांटा एक जगह है, वहीं पर होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक पुरुष में जो है इसका पता चला। तो 1981 में सबसे पहले एड्स का पता चला, यानी फर्स्ट रिपोर्टेड एड्स एट 1981, यानी 1981 ईस्वी में जो है एड्स का पता अमेरिका में चला। और अमेरिका में कहाँ चला, एक पुरुष में जो समलैंगिक व्यवहार को करता था, यानी कह सकते हैं लेस्बियन है या समलैंगिक का मतलब होता है पुरुष और पुरुष के बीच में, यानी समान लिंग के बीच में क्या होना चाहिए, लैंगिक संपर्क जब बनता है तो उसको कहते हैं होमोसेक्सुअल।
हम इसे गुद्दा मैथुन भी कहते हैं, शॉर्टकट में बोला जाए गुद्दा मैथुन भी इसको कहा जाता है, यानी एनाल इंटरकोर्स, एनाल इंटरकोर्स भी इसको हम लोग कहते हैं, एनाल सेक्स इंटरकोर्स कहते हैं। गुद्दा मैथुन का मतलब ये हुआ कि एक पुरुष का मलद्वार होगा, एक पुरुष का क्या होगा कि मलद्वार होगा, और दूसरे पुरुष का क्या होगा, पेनिस होगा। तो जब एक पुरुष के मलद्वार में जो है पेनिस को जो है कि डाला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गुद्दा मैथुन, यानी समलैंगिक। और ऐसी स्थिति में 42% एड्स होने का खतरा रहता है, यानी एड्स का खतरा 42% होता है, यानी सबसे ज्यादा एड्स का खतरा होता है समलैंगिक बनाने से, यानी समलैंगिकता बनाने से सबसे ज्यादा खतरा एड्स का होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 1981 में सबसे पहले इस बीमारी का पता समलैंगिक पुरुष में ही चला। क्यों चला? क्योंकि समलैंगिक स्थिति में जितने भी व्यक्ति हैं जो समलैंगिक स्थिति को अपना रहा, उसमें सबसे ज्यादा एड्स हो रहा है, ठीक है, तो 42%। लेकिन इसी के उल्टा हम लोग देखते हैं कॉमन सेक्स। कॉमन सेक्स माने हो गया, कॉमन सेक्स का मतलब हो गया कि यहां पर क्या होगा, भेजिना और पेनिस का रिलेशन होगा, यानी स्त्री के भेजिना और क्या होंगे, पुरुष के जो पेनिस होंगे, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसको बोलते हैं कॉमन सेक्स। तो इस सेक्स से कितना परसेंट एड्स का खतरा है? 33%। कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा खतरा एड्स का सबसे ज्यादा संक्रमण या संचरण, कॉन्टामिनेशन या ट्रांसमिशन होता है किससे? तो होमोसेक्सुअल, समलैंगिक से होता है। और समलैंगिक केवल पुरुष ही नहीं करता, स्त्री भी करती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कहते हैं कि समलैंगिक जो होता है, समलैंगिक पुरुष में इसका पता चला, स्त्री में नहीं चला। चलिए ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको हिस्ट्री में कवर करेंगे। अब कहते हैं क्या, इंडिया में, ये तो पूरे वर्ल्ड में हो गया, इंडिया में 1986 में, इंडिया में यानी कि भारत में, इंडिया में 1946 में एड्स का पता चला, एड्स का पता चला 1946 में, सॉरी 1986 में, 1986 में जो है इंडिया में एड्स आया। और सबसे पहले कहां देखा गया? सबसे पहले कहां देखा गया? चेन्नई में। अभी चेन्नई कहते हैं, पहले इसको मद्रास कहा जाता था। 90s के बाद सभी मेगा सिटी का जो नाम है चेंज हो गया है। तो चेन्नई जो है कि अब कहा जाता है, पहले मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास में जो है कि भारत के मद्रास यानी दक्षिण भारत जिसको कहते हैं, तो मद्रास में जो है 1986 ईस्वी में एड्स का पता चला। कहाँ चला? तो प्रोस्टिट्यूट में, प्रोस्टिट्यूट में पता चला। प्रोस्टिट्यूट को हम लोग कहते हैं सेक्स वर्कर, यानी सेक्स वर्कर का मतलब होता है जो रेड लाइट एरिया में होते हैं स्त्री, जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्स वर्कर, यानी कि जो सेक्स का व्यापार करता, देह व्यापार, शॉर्टकट में बोला जाए देह व्यापार। तो देह व्यापार करने वाली जो स्त्री होती है उसके लिए एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं रेड लाइट एरिया। तो रेड लाइट एरिया में जितने भी स्त्री होते हैं उन सभी को प्रोस्टिट्यूट या सेक्स वर्कर कहा जाता है। अब कहा जाता है कि सेक्स वर्कर जो है चेन्नई में जो था, तो चेन्नई में जो सेक्स वर्कर थी उसमें ही सबसे पहले 1986 ईस्वी में एड्स का पता चला। कहते हैं कि सेक्स वर्कर में एड्स का पता जब चला तो क्यों, तो पहले जो है कि जितने भी सेक्स रिलेशन बनाए जाते थे तो कंडोम का इस्तेमाल नहीं होता था। तो जब कंडोम का इस्तेमाल नहीं होता था तो उस समय जो है प्रोस्टिट्यूट में जितने भी रेड लाइट एरिया में स्त्री होती थी वो पुरुष के साथ जो संबंध है यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो विदाउट कंडोम करती थी। लेकिन जैसे ही 1986 ईस्वी में एड्स का पता चला कि ये जानलेवा बीमारी है और ये जो है कि सेक्स इंटरकोर्स से फैलता है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में, तो 1986 के बाद जो है कि ये डिवाइस आया, कंडोम का इस्तेमाल होने लगा, जिससे दो चीज रुका, एक जनसंख्या नियंत्रित भी रहा और दूसरा यौन संचालित रोगों से भी रक्षा यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी सुरक्षा मिलने लगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री में दो ही वो याद रखेंगे, ज्यादा फालतू तो बहुत सारा बताया क्लास में आपको, वो पूरा नीट लेवल का था, लेकिन हमें बिहार बोर्ड लेवल का इतना हिस्ट्री में 1981 1986 याद रखना है। 1981 में एड्स का पता चला अमेरिका में, अमेरिका में किसे पता चला? होमोसेक्सुअल में, मेल में। ये कहाँ रहता है? एटलांटा, ये सब ने दिमाग लगाना है। 1986 में कहाँ चला? इंडिया में। कहाँ पर? चेन्नई में। किसमें? सेक्स वर्कर में। चलिए ठीक है, तो एड्स हमारा एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी डिजीज है, जिसको हम लोग कहते हैं एमिनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अब कहते हैं कि एड्स को ही हम लोग आगे लेके चलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा क्लियरेंस है कि वीडियो कहाँ चलिए ठीक है।
तो कहते हैं कि अब एड्स में हम लोग ले चलेंगे कि एड्स किससे होता है, एड्स का कारण क्या है। एड्स का कारण है HIV। HIV क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु। कहते हैं कि HIV जो है ये किस समूह का है, ये पूछा जाता है, तो कहिएगा ये रेट्रोवायरस समूह का है। ये जो है ये किस समूह का है, रेट्रोवायरस समूह का है। ये कारण हो गया। अब कहते हैं कि कारण जब हो गए उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका प्रभाव किस पर पड़ता है। प्रभावित कोशिका क्या होते हैं, तो प्रभावित जो कोशिका होता है वो हेल्पर टी सेल होते हैं, यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं, जिसको ये प्रभावित करता है। कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि इसमें CD4 सेल की संख्या घटती है। संख्या क्या होती है, घटती है। एकदम क्लियर हो गया। अब कहा जाता है कि इसमें जो मैक्रोफेज होता है, मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री कहते हैं। HIV फैक्ट्री कहते हैं। हमारे शरीर में जो मैक्रोफेज होता है वहीं पर एड्स का जो विषाणु होता है अपनी संख्या को बढ़ाता है। चलिए ठीक है। अब प्रभावित अंग हो गया, कारण हो गए। उसके बाद जो है कि हम देखेंगे इसका संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण यानी कि ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, एड्स का संक्रमण कैसे हो रहा है ना। तो कहते हैं संक्रमण के लिए बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण इसका ये है जिसको हम लोग कहते हैं लैंगिक संपर्क। लैंगिक संपर्क दो हो सकते हैं। एक होता है होमोसेक्सुअल, एक होता है भेजाइनल सेक्स। तो कहते हैं एक भेजाइनल सेक्स हो गया, एक क्या हो गया, होमोसेक्सुअल हो गया। भेजाइनल सेक्स को कॉमन सेक्स भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो है वो क्या है, रक्त आदान प्रदान। कहते हैं कि अगर मान लिया जाए किसी से ब्लड हम ले रहे हैं या किसी को हम ब्लड दे रहे हैं, तो उस समय ब्लड का जो है कंफर्मेशन यानी ब्लड का टेस्ट नहीं हुआ है, चेकअप बिना ब्लड चेक कराए हुए अगर हम मान लिया जाए खाली केवल ग्रुप चेक करें और ब्लड किसी को डाल दें कि चलो ग्रुप मिल गया तो दे दो, नहीं। उस ब्लड में कौन सा यानी जिसका ब्लड हम लिए हैं, जिसका ब्लड हमने निकाला किसी को देने के लिए, तो उसके ब्लड का क्लिनिकल टेस्टिंग होता है। अगर वो क्लिनिकल टेस्टिंग में पास आउट हो गया तभी आप किसी व्यक्ति को वो ब्लड चढ़ा सकते हैं, चलिए डोनेट कर सकते हैं। तो रक्त आदान प्रदान करते समय भी HIV का संक्रमण होने का डर रहता है। तीसरा हुक्का हो गया जिसको कहते हैं मां के प्लेसेंटा से बच्चों यानी फीटस को यानी मां के प्लेसेंटा से फीटस को क्या करता है, रक्त द्वारा, यानी कि रक्त द्वारा। कहते हैं कि मां जो होती है वो अपने बच्चों को, फीटस को रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है। तो अगर मान लिया जाए कि उसके प्लेसेंटा में अगर उसके शरीर में HIV का विषाणु है, तो वो HIV विषाणु ब्लड में ही घूमता रहता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा फीटस में चला जाएगा। तो माँ तो ग्रसित है ही, माँ तो ग्रसित थी ही, इन्फेक्टेड थी, तो फीटस को भी इन्फेक्टेड कर देगा। चलिए उसके बाद अगला है जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पर्सनल सामान का प्रयोग। अगर किसी व्यक्ति के पर्सनल सामान का प्रयोग करते हैं तो उससे भी आपको एड्स का संक्रमण होने का डर है। पर्सनल सामान की बात हो रही है तो नेल कटर हो गया, नेल कटर। उसके बाद सीजर हो गया, दाढ़ी बनाने वाले मूंछ काटने वाला सीजर जो हो गया। रेजर हो गया, है ना। टैटू मशीन हो गया, टैटू मशीन हो गए।
यानी जितने भी ये नेल कटर है, किसी व्यक्ति का दूसरे का नोक काट रहा है, उसका नोक काटने से ब्लड थोड़ा सा लग गया उसमें, और नेल कटर को वाइल पानी में डिटोल डाल के धोया नहीं तो उससे हम काट लिए, तो वो हमारे शरीर में वायरस अगर उसके अंदर में रहा तो हमारे अंदर चला जाएगा। तो इन सभी से क्या होता है कि संक्रमण होने का डर रहता है एड्स का। हाँ, एक चीज और बताएं कि इससे आपको 42% एड्स का संक्रमण होगा, इससे आपको 33% एड्स का संक्रमण होगा, और इससे आपको संक्रमण होगा 23%, और इससे आपका संक्रमण होगा बहुत कम। तो इस प्रकार से आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है, आपको परसेंटेज के हिसाब से याद रखना है कि कौन ज्यादा डेंजरस है बीमारी फैलाने में। ठीक है, चलिए, संक्रमण हो गया, प्रभावित कोशिका हो गया, अंग तो होगा नहीं, प्रभावित कोशिका हो गया, कारण हो गया, संक्रमण हो गया, हिस्ट्री हो गया, और परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे जिसका नाम है कैसे वृद्धि करता है पोषी कोशिका में ये HIV का जो विषाणु है वो कैसे वृद्धि करता है, उसको हम लोग देखेंगे। पोषी कोशिका में HIV की वृद्धि सिंपल है। कहते हैं कि HIV अपने ग्लाइकोप्रोटीन के गांठ द्वारा, HIV अपने ग्लाइको, या इस लाइन को हम और सिंपल कर देते हैं, HIV विषाणु पोषी शरीर में प्रवेश करके मैक्रोफेज में पहुंचता है, याद रखिएगा, मैक्रोफेज में पहुंचता है, और हेल्पर टी सेल पर आक्रमण करता है। हेल्पर टी सेल माने जो हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता एंटीबॉडी बनाता है, उसी से लड़ेगा। कौन? ये HIV, है ना। तो मैक्रोफेज में जो हमारा लिम्फोसाइट है, तो उस लिम्फोसाइट से लड़ेगा HIV। क्यों भाई? तो ये इसको जब तक ले परास्त नहीं करेगा तब तक ले हमारे शरीर में ये फैलेगा नहीं। तो ये हेल्पर टी सेल पर आक्रमण करता है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से HIV बडिंग यानी मुकुलन, HIV बडिंग द्वारा संख्या बढ़ाता है। यानी कि बोला जा रहा है कि HIV हमारे शरीर में बडिंग द्वारा संख्या बढ़ाता है। रेप्लिकेशन जो इसका होता है बडिंग द्वारा होता है। कहाँ होता है? मैक्रोफेज में। किसको कमजोर करके होता है? हेल्पर टी सेल को। ठीक है, चलिए, अतः इस प्रकार से HIV की फैक्ट्री मैक्रोफेज कहलाती है। मैक्रोफेज कहलाती है। ठीक है, ओके। अब कहते हैं इन सारी चीजों के बाद जानने के बाद ये आपको जानना है कि टॉक्सोप्लाज्मा एक प्रोटोजोआ है जो मनुष्य को संक्रमित करता है। यदि HIV का विषाणु अधिक समय तक आपके शरीर में रह गया तो एक प्रोटोजोआ डेवलप हो जाता है जिसको कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मा, और ये काफी टॉक्सिक होता है हमारे शरीर के लिए। चलिए, हो गया। तो इतना ही लिखना, इसमें डायग्राम आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। डायग्राम आपको क्लास में बताए थे, तो आप अगर याद रहे तो आप उस डायग्राम को कॉपी से बना लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा यहाँ पर बनाने में। तो आप क्या कीजिएगा कि डायग्राम को कॉपी से बना लीजिए, या फिर डायग्राम को लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके रोग लक्षण, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी एड्स के जो है वो सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है। प्रतिरोधी क्षमता जो होती है पूरी तरह से क्या होती है?
घट जाती है। दूसरा क्या होता है कि शरीर स्लिम हो जाता है, स्लिम हो जाता है, जिसे स्लिम डिजीज कहते हैं, स्लिम डिजीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, स्किन एवं लिम्फ नोड्स, स्किन एवं लिम्फ नोड्स में कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, जिसे कपोसी ऑफ सार्कोमा, कपोसी ऑफ सार्कोमा कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि त्वचा, और अगर HIV लंबा समय तक शरीर में रह जाएगा तो आपको जो है आपका स्किन और लिम्फ नोड पूरी तरह से प्रभावित होगा, गांठ बनेंगे वहां, जिसको हम लोग कहेंगे कपोसी ऑफ सार्कोमा। शरीर पूरा पतला हो जाता है, कांटे की तरह सूख जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्लिम डिजीज। प्रतिरोधी क्षमता बिल्कुल क्या होती है, घट जाती है। चौथा क्या है, रात में पसीना चलता है, रात में पसीना चलता है, स्वेटिंग एट नाइट। उसके बाद पचमा हो जाता है, भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, यानी भूख का नहीं लगना, रात में पसीना चलना, ये सारे लक्षण हैं किसके, तो क्लिनिकल सिम्टम्स है किसका, एड्स का। जिसको एड्स हुआ है उसके शरीर में ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो लक्षण में इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है भर करके। उसके बाद अब इसका आ जाते हैं कंट्रोल कैसे किया गया है, HIV का टेस्ट कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं। तो कहते हैं कि इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा यानी एलिसा आपको जो है कि चैप्टर 12 में यानी बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताया गया है, और इसका लेक्चर भी आणविक निदान में जो है कि एग्जाम एंटीबायोटिक सेशन में आणविक निदान एक प्रश्न था, उसमें हम आपको एलिसा के बारे में बताए थे। चलिए, तो एलिसा टेस्ट क्या है, तो एड्स का जांच के लिए एलिसा टेस्ट की जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब अगला हो जाएगा यहाँ पर जो है टेस्ट के बाद हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो वैक्सीन अवेलेबल है नहीं, डायग्नोसिस भी नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी नहीं कह सकते हैं। तो कहते हैं इसका ट्रीटमेंट नहीं है, केवल वायरस के वृद्धि को रोकने के लिए एक दवा यूज होती है, जिसको बोलते हैं AZT या जीडोविडिन बोलते हैं, जीडोविडिन। कहते हैं एजिडोथाइमिडिन, इसका पूरा नाम होता है एजिडोथाइमिडिन या जीडोविडिन होता है। ये एड्स के उपचार में यूज होता है। अगर किसी को HIV है तो अस्पताल में ये फ्री मिलता है AZT, इसको आप खाते रहिए तो आपके शरीर में HIV की वृद्धि केवल रुकेगी, लेकिन HIV वायरस खत्म नहीं होगा, इसलिए ये अभी तक भी लाइलाज बना हुआ है। सर दर्द है, मेडिकल साइंस और बायोलॉजी और मेडिसिन के लिए अभी भी ये सर दर्द है। तो टेस्ट इसका एलिसास होगा, ट्रीटमेंट इसका इससे होगा। अब कहते हैं इसका जो प्रिवेंशन है यानी रोकथाम है, रोकथाम इसका जो है एक संगठन के तहत किया जाता है, जिसको बोलते हैं नेको, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसका रोकथाम किया जाता है। अब इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो नियंत्रण करने के लिए इसका बहुत ही सिंपल टेक्निक है। सबसे पहला है कि अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध, या शॉर्टकट में हम लिखेंगे कि यौन संबंध बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल। दूसरा, रक्त आदान प्रदान जांच कर। तीसरा, किसी व्यक्ति के पर्सनल सामान का इस्तेमाल ना करें। पर्सनल का मतलब समझ गए हैं,
इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, ओके। तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, कवर करना है ध्यान से। तो यौन संबंध बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल करना है, रक्त आदान प्रदान जांच कर, किसी व्यक्ति के पर्सनल सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद और भी आप लिख सकते हैं इसमें कि माउथ किसिंग नहीं करके, माउथ किसिंग नहीं करके, क्योंकि इससे भी क्या होता है, HIV का वायरस आपके शरीर में सलाइवा के द्वारा चला जाएगा। जिस तरह हेपेटाइटिस बी का वायरस जाता है उस तरह से इसका भी जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको कहते हैं HIV यानी एड्स, ये आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ही कैंसर भी है और एक और बीमारी है जिसको कहते हैं मलेरिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि मलेरिया यानी कि फिर कैंसर को ही डील कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मलेरिया पहले डील कर लेते हैं कि मलेरिया क्या होती है, और उससे पहले इसका HIV विषाणु का एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है। चलिए, तो यहां देखते हैं HIV की संरचना, HIV की संरचना। ये जो है एक सिंपल डायग्राम है जो आपको वहां पर बनाने के लिए कहा जाएगा, इस तरह से। इस तरह से, है ना। अब कहते हैं कि यहां पर जो है बस सिंपल ही डायग्राम बनाना है, ज्यादा हाई फाई नहीं। ये आपका हो गया इन्वेलप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, और यहां पर ये हो गया कैप्सिड, है ना, और ये हो गया SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एज लगा हुआ एंजाइम। ये वही एंजाइम है जो इसके RNA को क्या करता है, DNA में बदल देता है। तो ये जो RNA है वो DNA में बदल जाएगा, तो बदलने में जो हेल्प करेगा उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमारे शरीर में जब ये RNA जाता है तो ये RNA क्या होता है, DNA में बदल लेता है। कौन, वायरस, किसकी सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। तो ऐसे ही RNA से DNA बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, जो सियामियन वायरस और एड्स वायरस में होता है, बताए थे आपको। चलिए, तो ये हमको जो है पता चल गया ये सब क्या होते हैं। अब कहते हैं क्या